हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया सब। तो अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इससे पहले हमने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। फर्स्ट है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर और दूसरा इज मैटर अराउंड स्फीयर। ठीक है, तो ये एक नई यूनिट है। ठीक है, अब तक हम सिर्फ मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट एटम और एटम से मिलकर बनने वाले मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उनके बारे में और उनसे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं या जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम स्टेट्स ऑफ मैटर और इस मैटर अराउंड अस प्योर के लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने भी वो लेक्चर्स मिस कर दिए हैं, अब तक नहीं देखे हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आई बटन भी आ रहा होगा, यहाँ पर आपको लास्ट वीडियो का लिंक पे दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो मिस कर दी है तो आप वहां से भी उसको देख सकते हो। ठीक है, हम अपने डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी पिन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कीजिए। वहां पर हम आपको डेली कंटेंट्स, डेली नोट्स, ठीक है, ये चीजें प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारे साथ टच में रह सके। ठीक है, अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, एटम क्या होता है? मैटर है। तो मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, हम किसी भी मैटर को छोटे से छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते चले जाएं। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट बचेगी, ठीक है, जिससे आगे फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, वैसे तो कर सकते हैं बट स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमें मिलेगी उसको हम कहते हैं एटम। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की बेसिक यूनिट कौन सी है? एटम है। अब एटम्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो आई होप तो आपको ये हेडिंग क्लियर होगी। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। जबकि मॉलिक्यूल क्या है? एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैटर की, तो मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैटर सारे तरह के मैटर में सब कुछ आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब कुछ किससे मिलकर बना है? एटम्स से मिलकर बना है। मतलब सबकी बेसिक यूनिट क्या है? एटम। तो एटम क्या है आपका? एटम इज द बेसिक यूनिट या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? एटम। ठीक है, अब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो एक नई चीज बन रही है। दो एटम्स कंबाइन करके एक नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो एक फिजिकल चेंज हुआ है, केमिकल चेंज। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी किसी चेंज में, किसी रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक केमिकल चेंज होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बेसिकली जैसे एटम्स कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल। तो इस कॉम्बिनेशन के कुछ लॉज हैं। ठीक है, कि अगर कोई दो एटम कंबाइन करके कोई एक प्रोडक्ट बना रहे होंगे, कोई एक मॉलिक्यूल बना रहे होंगे, तो वो कुछ लॉज को फॉलो करेंगे। ठीक है, उन लॉज को वायलेट नहीं कर सकते। ठीक, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन होके अगर कोई मॉलिक्यूल या कोई नया सब्सटेंस बनेगा तो उन लॉज को फॉलो करेगा। ठीक है, तो आपको वर्बली पहले कुछ लॉज बता देता हूं, फिर हम उसको लिख के भी कर लेंगे। तो पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसको 1774 में दिया गया था और दिया किसने था? एंटन वन लेवोइज़ियर। ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। ठीक है, अब ये कहता क्या है लॉ? ये कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कि मास को हम ना बना सकते हैं, ठीक है, और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ मास अपनी फॉर्म को चेंज कर सकता है। जस्ट लाइक एनर्जी, कि एनर्जी को भी हम नहीं बना सकते, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी सिर्फ अपनी फॉर्म को चेंज कर सकती है। मास भी एक तरह का क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो हम सिंपल से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या लिखेंगे कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मतलब कि जब दो चीजें मिलके एक नया चीज, नई सब्सटेंस बना रही है, मतलब रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, जो चीजें रिएक्ट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं और जो नई चीज बनती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करें तो जितना मास पहले था कॉम्बिनेशन के उतना ही मास कॉम्बिनेशन के बाद भी होगा। मतलब कि मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आपका जो इक्वेशन लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, उसमें जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे केमिकल्स होते हैं वो होते हैं आपके रिएक्टेंट्स, और जो आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है
वो हमेशा राइट हैंड साइड पे होता है, दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहला हमारा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इस लॉ को किस ईयर में दिया गया था? दैट इज 1774। किस साइंटिस्ट ने दिया था? एंटोन वॉन लेवोइजियर। ठीक है, आप सिर्फ ये भी याद रख लोगे तो भी चलेगा, लेवोइजियर। ठीक है, अब ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या कहेंगे, इसको ही दूसरी लैंग्वेज में अगर कहें तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, कि जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं उनका मास बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, जैसे क्या होता है, हम कोई रिएक्टेंट ए लेते हैं, वो रिएक्ट करता है किसी रिएक्टेंट बी के साथ और एक हमारा नया प्रोडक्ट बन जाता है ए बी। तो जितना यहाँ पर ए और बी का मास है, मतलब मास ऑफ ए एंड बी, ये इक्वल होगा मास ऑफ ए बी के। ठीक है, मतलब कोई भी मास यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं होगा या फिर कोई भी नया मास नहीं बनेगा। ठीक है, ये हम एक न्यूमेरिकल वैल्यूज की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज की हेल्प से मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन दिखाऊंगा। किसकी फॉर्मेशन करेंगे हम? कार्बन डाइऑक्साइड की, जो बनता किससे है? कार्बन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो ये रहा आपका कार्बन, ये कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना, ये खुद एक मॉलिक्यूल है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मतलब C प्लस O2, ये आपको मिलकर दे देंगे CO2। ठीक है, तो अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो जितना मास कार्बन और O2 का है, मतलब कार्बन प्लस O2 का जितना मास है उतना ही मास इसका आना चाहिए। ठीक है, तो अभी आगे चल के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, हमें याद करना है कार्बन और फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कार्बन का मास कितना होता है। यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, कार्बन का मास होता है 12 ग्राम्स। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन एटम का, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहे हैं या नहीं, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना ही चाहिए। अगर वो वायलेट हो रहा है, ठीक है, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, एक आधी एक्सेप्शंस है। ठीक है, जैसे जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वहां पर कुछ मास होता है जो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। ठीक है, तो वहां पर दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल नहीं आता। ठीक है, बट हमें वहां पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, हम पहले ये समझते हैं कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का 16। यहाँ पर सिर्फ कार्बन है, मतलब मास कितना होगा? 12 ग्राम्स। ठीक है, 12, ये क्लियर हो गया। कार्बन का मास 12, तो 12 प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास 16 है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन का मास और एक का कितना होता है? 16। एक का मास 16 है, हमें 2 का निकालना है, तो अगर 12 प्लस 32, तो ये आ गया आपका 44 ग्राम्स। ठीक है, मतलब इधर कार्बन और ऑक्सीजन का मास कितना है? 44 ग्राम्स। आपके रिएक्टेंट्स का मास कितना हो गया? 44 ग्राम्स। ठीक है, अब इस साइड भी 44 ग्राम्स आना चाहिए, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा। ठीक है, अब देखो कार्बन का मास कितना है? 12। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। बट ऑक्सीजन एक है या 2 है? 2 है, तो 16 इंटू 2। ठीक है, तो 12 प्लस 32, इधर भी कितना आ गया? 44 ग्राम्स। मतलब आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। जितना मास था पहले रिएक्टेंट्स का, उतना ही मास हुआ
प्रोडक्ट का। मतलब इस केमिकल रिएक्शन को होने में, मतलब इस कॉम्बिनेशन में कोई भी नया मास नहीं बना है, ना ही कोई मास डिस्ट्रॉय हुआ है। तो दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको दिया गया था 1774 में। किसने दिया था? एंटन वॉन लेवॉइजर ने। इसकी दो वेज में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक ये कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दूसरा ये कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो मास है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वेरी कर सकता है। ठीक है, अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस इसकी एक एक्सेप्शन है। उसमें कुछ ऐसा मास होता है जो रिएक्शंस के बाद एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमको प्रोडक्ट साइड नहीं दिखता। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लॉ पर चलेंगे। नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया गया था 1774 में, ये लॉ दिया गया था 1779 में। कौन सी ईयर में दिया गया था? 1779 में। इस लॉ को दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने। ठीक है, अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि मान लो कोई मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है जिसको हमने अलग अलग सोर्सेज से लिया है। कोई मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है जिसको हमने अलग अलग सोर्सेज से लिया है, तो वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिन भी एलिमेंट्स का बना है, एक गिवन मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिन भी एलिमेंट्स का बना है, तो उनका प्रोपोर्शन बाय मास उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जितना भी उन एटम्स का मास लगा है वो हर सोर्स से क्या होगा? इक्वली होगा। ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स में आपको कॉम्प्लिकेट कर रहा होगा, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है, कि देखो जैसे कि हमने लिया H2O। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन का मास हो गया यहाँ पे 2 ग्राम्स और ऑक्सीजन का मास हो गया कितना? 16। ठीक है, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए ये चीज फिक्स्ड है कि हाइड्रोजन का 2 ग्राम ही लगेगा। वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हाइड्रोजन का 2 ग्राम ही लगेगा और ऑक्सीजन का 16 ग्राम्स ही लगेगा। ये चीज फिक्स्ड है। मतलब दैट मीन्स कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड को बनाने के लिए जो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं उनकी प्रोपोर्शन, उनका अमाउंट ऑलरेडी फिक्स्ड है, वो चीज वेरी नहीं कर सकती। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड को बनाने के लिए जो भी एटम्स है उनकी प्रोपोर्शन है दैट इज फिक्स्ड। ठीक है, एनी कंपाउंड कंटेन्स द एलिमेंट्स इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे। आई होप सो आपको समझ आ गया होगी, पर दोबारा से सुन लो। H2O एक मॉलिक्यूल है, इसको बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई है। ठीक है, तो फिर हाइड्रोजन का 2 ग्राम लगेगा और ऑक्सीजन का 16 ग्राम लगेगा। वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाने में हाइड्रोजन के 2 ग्राम और ऑक्सीजन के 16 ग्राम लगेंगे। ये चीज फिक्स्ड है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाना है तो आप हाइड्रोजन का 1 ग्राम ले लो और ऑक्सीजन का 20 ग्राम ले लो, दैट इज फिक्स्ड। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन के 2 एटम लगेंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम लगेगा, दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड। ठीक है, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं कि अ केमिकल कंपाउंड always consists of elements combined in same proportion by mass। ठीक है, कि अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड बन रहा है
तो जिन एलिमेंट्स के हेल्प से बन रहा है उनकी कंपोजिशन, उनका प्रोपोर्शन फिक्स्ड है कि अगर इतना मास चाहिए तो उतना मास ही चाहिए, ठीक है, वो चीज वेरी नहीं करेगी। ठीक है, अब इन लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए, ये क्या है, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये दोनों ही आपके क्या है, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन है। ये डिफाइन करते हैं कि जब भी कॉम्बिनेशन हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो कौन से लॉज को फॉलो किया जाएगा। मैं आपको लिख भी देता हूं ताकि आप भूलो ना, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये दोनों ही क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आपसे सीधा पूछा जा सकता है व्हाट आर द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो आप उनमें इन दोनों लॉज को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, इन दोनों लॉज को आप एक्सप्लेन करोगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाल्टन्स थ्योरी। क्या पढ़ेंगे, डाल्टन्स थ्योरी, मतलब कि डाल्टन ने एक थियरी दी थी, डाल्टन ने एक थियरी दी थी एक्सप्लेन करने के लिए एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, और एटम्स मॉलिक्यूल्स करके, एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए डाल्टन ने एक थियरी दी थी जिसको हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। क्या कहते हैं, लिख लेते हैं हम, पर मैं आपको पढ़ाऊंगा और फिर हम लिख लेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो एटम के बारे में बताने वाले ये पहले साइंटिस्ट थे। डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एटम के बारे में एक थ्योरी दी थी जिसको हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इन्होंने बेसिक से चीजों को, जो हम एटम के बारे में ऑलरेडी अभी जानते हैं, ठीक है, उन्होंने एक मैगजीन में लिख के प्रिंट करवा दिया था कुछ पोस्टुलेट्स को, एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स को एक मैगजीन में इन्होंने प्रिंट करवा दिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला सबसे पहले कि एवरी मैटर, ठीक है, एवरी मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम, कि मैटर किस चीज से मिलके बना है, एटम्स से मिलके बना है। ठीक है, मतलब ईच एंड एवरी मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स। ठीक है, फिर दूसरी बात इन्होंने बोल दी कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम, कि सेम एलिमेंट के सारे एटम्स कैसे होंगे, सेम होंगे, उनका मास, उनका साइज, उनकी शेप, वो चीज क्या होगी, सेम होगी। मान लो हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे क्या होंगे, सेम होंगे। या मैं आपको एक मेटल का एग्जांपल लेता हूं, Fe इज आयरन, ठीक है, आयरन क्या होता है, Fe। तो आयरन के जितने भी एटम्स होंगे एक आयरन शीट में, वो सारे क्या होंगे, सेम होंगे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम। थर्ड चीज उन्होंने बोली कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, एक ऑक्सीजन का एटम एक हाइड्रोजन के एटम से डिफरेंट होगा, जो हमें थ्रू कॉमन सेंस पता है। ठीक है, बट ये पोस्टुलेट्स थी, पोस्टुलेट्स का मतलब assumption। देखो ये थ्योरी बहुत पहले की है, जब हम इतना एटम के बारे में नहीं जानते थे, जब इतना जो माइक्रोस्कोप्स हैं ये वेल डेवलप्ड नहीं थे। ठीक है, तो ये चीजें उस टाइम पे पहली बार सामने आ रही थी कि सारा मैटर किस चीज का बना है, एटम का बना है। ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, फिर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म एटम्स of elements combined to form molecules। ठीक है, atoms of same molecule मतलब same element के atoms भी combine कर सकते हैं और different atoms के different elements के atoms भी combine कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हो रहा है, कोई बात नहीं। देखो, atoms combine to form molecules, atoms combine होकर क्या बनाएंगे, molecules। अब वो जो एटम है वो सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं, मतलब एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना सकता है O2। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। या फिर एक कार्बन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम कंबाइन करके भी मॉलिक्यूल बना सकता है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। या एक कार्बन का एटम दो ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। मतलब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, एक चीज उन्होंने और बताई थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन करने के लिए, जो हमने अभी पढ़ा कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। ठीक है, तो बेसिक सी चीजें हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, अगर मैं लिखवाऊं इन चीजों को, लिखवाऊं, चलो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। ओके, फिर हम खत्म करेंगे। वैसे तो इसके बहुत से पोस्टुलेट्स हैं।
ठीक है, हम 4-5 बोल रहे हैं बट इसी की लैंग्वेज चेंज कर करके आप बार बार भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम वही लिखते हैं जो हमने पढ़ा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, कि मैटर किसका बना है, एटम्स का बना है। सेकेंड थिंग, ठीक है, कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम, कि सेम एलिमेंट के एटम सेम होंगे, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी शेप, साइज, प्रॉपर्टीज ये क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, फिर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होंगे। फिर हमारा एक पॉइंट और आ जाएगा कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई। इसके बाद जो मैंने आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका प्रोपोर्शन बाय मास फिक्स्ड होता है। ठीक है, कि एटम्स ऑफ एलिमेंट combine in fixed proportion by mass। ठीक है, और किसी एटम की प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी से अलग हो, मतलब कि ये है आपका हाइड्रोजन, ये है आपका ऑक्सीजन और बना के आपका H2O। ठीक है, ये तो चलो मॉलिक्यूलर हो गए, तो इसमें हाइड्रोजन की एक अलग प्रॉपर्टी होगी, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब होना क्या चाहिए था कि जो ये वाटर बना है ये कुछ ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी भी शो कर दे, कुछ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी भी शो कर दे, बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। H2O जो है इसकी अलग एक खुद की प्रॉपर्टी है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मेल नहीं खाती। ठीक है, तो जो भी मॉलिक्यूल होता है, ये तो चलो मैंने आपको ये खुद मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स मिलकर दूसरा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम एग्जांपल ले CO का, कार्बन एक एटम हो गया, ऑक्सीजन एक एटम हो गया और उन्होंने मिलकर बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, डाइऑक्साइड नहीं है, क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से अलग होगी क्योंकि हमने बोला एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। ठीक है, एटम्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, एटम्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज इससे और इससे दोनों से अलग होंगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल आर different from that of atoms combining to form it। ठीक है, मतलब कि ए मॉलिक्यूल जो बना है इन एटम से मिलकर, इसकी प्रॉपर्टी इन एटम से अलग है। ठीक है, थोड़ा सा हॉट हो गया, ठीक है, मैं आपको बोल क्लियर ले रहा हूं। ओके, क्या ये विजिबल है आपको नीचे वाली लाइन? नीचे वाली लाइन थोड़ी सी विजिबल नहीं है आपको, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, तो हमने ये कुछ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की पोस्टुलेट पढ़ी। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसको हम कहते हैं एटम। ठीक है, एटम सेम एलिमेंट्स के सेम होंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विल बी डिफरेंट, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन आल्सो कंबाइन, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन आल्सो कंबाइन। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। मॉलिक्यूल जो बना उसकी प्रॉपर्टीज एटम की प्रॉपर्टी से क्या होंगी, अलग होंगी, और जो मॉलिक्यूल बन रहा है, जो कंपाउंड बन रहा है, उसमें जो एटम्स हैं उनका प्रोपोर्शन, ठीक है, उनकी कंपोजिशन फिक्स्ड है।
ठीक है, ये अगर कोई भी मॉलिक्यूल बन रहा है तो उस एलिमेंट के इतने ही मास की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया एटॉमिक थ्योरी। अब एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, जैसे हमने बोल दिया कि मैटर को हम जो स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं दैट इज एटम। मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट को हमने बोल दिया एटम, कि एटम से नीचे हम डिवाइड नहीं कर सकते, बट फर्दर हम एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका पहला ड्रॉबैक क्या आ गया? इसका पहला ड्रॉबैक आ गया कि एटम इज ऑल्सो फर्दर डिविजिबल। और डिविजिबल किस में होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, तो हम अगर इसकी ड्रॉबैक लिखें, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की क्या लिखें? ड्रॉबैक्स, कि क्या कमियां रह गई, क्या कमियां रह गई। तो पहली कमी इसमें ये रह गई कि इसने तो बोला कि एटम इज इनडिविजिबल, मैटर की सबसे छोटी यूनिट एटम है, इससे आगे हम इसको डिवाइड भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं। तो एटम इज फर्दर डिविजिबल into protons, neutrons and electrons। ठीक है, प्रोटॉन्स पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स आपके न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, जीरो चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स पे आपका माइनस चार्ज होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग इन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम, कि सेम एलिमेंट के सारे एटम्स सेम होंगे, उनका मास, उनका शेप, उनकी साइज, उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। बट ऐसा किसी किसी केसेस में नहीं होता। ठीक है, सेम एलिमेंट के एटम्स का मास डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, वो आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स का टॉपिक है, वो आने वाले चैप्टर्स में या आने वाली क्लासेस में तो इवन और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना याद रख लो कि हमने जैसे बोला एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम, कि सेम एलिमेंट के सारे एटम्स सेम होते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब हम बोलते हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम, तो उसका मतलब एटम का शेप, साइज, मास, ठीक है, उनकी डेंसिटी, उनका स्ट्रक्चर, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल, केमिकल सारी सेम, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक और ड्रॉबैक आ गया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मास, कि उनका मास डिफरेंट हो सकता है। ये लाइन आ रही है क्या, दिख रही है आपको? हाँ जी, दिख रही है। ठीक है, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन हैव डिफरेंट मास, जो कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नहीं कहती, वो कहती है सेम एलिमेंट के सारे एटम सेम होंगे, बट सेम एलिमेंट के का कोई एटम का डिफरेंट मास हो सकता है, मतलब वो सेम नहीं है। ठीक है, ऐसी एक प्रॉपर्टी और थी कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर, प्रॉपर्टी नहीं, पोस्टुलेट और था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स अलग अलग ही होंगे, बट इसकी भी एक्सेप्शन है। ठीक है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनके किसी एटम का मास सेम हो। ठीक है, जब मैंने बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, तो उनका मास, उनका शेप, उनका सब कुछ डिफरेंट होना चाहिए। बट अगर किसी एटम का मास सेम आ गया, चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए मैं अगर आपको समझाऊं, ठीक है, ये लिख लेना आपने दोनों पोस्टुलेट्स, थर्ड ड्रॉबैक, सॉरी, ये दोनों ड्रॉबैक्स लिख लिया आपने। थर्ड ड्रॉबैक क्या है कि फॉर एग्जांपल मान लो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो इनके जो एटम्स होंगे, नाइट्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स, वो हर पर्सपेक्टिव में क्या होने चाहिए थे, डिफरेंट। मतलब नाइट्रोजन के एटम का मास और ऑक्सीजन के एटम का मास अलग होना चाहिए था। बट ऐसा हो सकता है कि नाइट्रोजन के किसी एटम का मास ऑक्सीजन के किसी एटम के मास के बिल्कुल बराबर आ जाए। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे अब, थर्ड ड्रॉबैक, कि एटम्स ऑफ डिफरेंट elements can have same mass। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का भी सेम मास हो सकता है। तो ये हो गए ड्रॉबैक्स। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया एटम क्या होता है, एटम से मॉलिक्यूल कैसे बनता है,
लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दोनों को किसने दिया, कब दिया, दोनों की स्टेटमेंट्स क्या है, दोनों के एग्जांपल्स क्या, हमने पढ़ लिया। ठीक है, फिर हमने एंड में पढ़ी एक चीज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसके कुछ पोस्टुलेट्स थे। ठीक है, पोस्टुलेट्स का मतलब अजम्पशंस। ठीक है, वो चीज प्रूव्ड नहीं थी, हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं था उस टाइम पर, तो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी। ठीक है, पर वो अजम्पशन थी जो काफी हद तक सही थी। ठीक है, अब उस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कुछ कमियां रह गई थी, ड्रॉबैक्स रह गए थे, जो हमने लिख लिए। हमने कितने लिखे हैं, 3 ड्रॉबैक्स लिखे हैं। कितने ड्रॉबैक्स लिखे हैं, 3 ड्रॉबैक्स लिखे हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एटम्स, एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एटम्स, एलिमेंट्स। आपको जो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, उनका एटॉमिक नंबर, उनमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनका मास क्या है, ये सब याद रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एटम के बारे में, एटम से बनने वाले मॉलिक्यूल्स के बारे में, और ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स और बाकी एलिमेंट्स के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वो आपको दे देंगे। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है। ठीक है, अगर आपने कोई भी वीडियो या लेक्चर मिस कर दिया हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर हमारे टेलीग्राम के चैनल को फॉलो करें। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।